हेलो एवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास तक में एटरबर्ग लिमिट्स के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम लोग एटरबर्ग लिमिट्स में पढ़े कि लिक्विड लिमिट क्या होता है, फिर प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, फिर श्रिंकेज लिमिट क्या होता है। ये तीन हम लोगों के एटरबर्ग लिमिट्स होते हैं। ठीक है। उससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि स्टेजेस ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होता है, कि सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, लिक्विड स्टेट। इनको जिस वाटर कंटेंट के पॉइंट पे अलग अलग किया जाता है डिफाइन, वो पॉइंट हम लोगों का एटरबर्ग लिमिट्स कहलाता है। तो तीन आपके पास ये वाला लिमिट आपको आ गया। अब इसमें आप देखे थे, जैसे आप लिक्विड लिमिट पढ़ रहे थे तो आप देखे थे कि एक फॉर्मूला है ये वाला। अब इसको कैसे आया, ये फॉर्मूला क्या है, क्या क्या वैल्यूज इसमें चाहिए, अभी हम आपको कुछ नहीं बताए थे। वो जब आज हम लोग जब ये टेस्ट डिस्कस कर लेंगे कि लिक्विड लिमिट को किस तरह से निकाला जाता है टेस्ट करके लेबोरेटरी में, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो पहले आपको आज क्या पढ़ना है, टेस्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लिक्विड लिमिट के बाद आप पढ़े प्लास्टिक लिमिट, तो फिर प्लास्टिक लिमिट को कैसे निकालते हैं, फिर उसके टेस्ट के बारे में पढ़ना है। अब प्लास्टिक लिमिट में आप देखेंगे यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है। प्लास्टिक लिमिट अगर आपको निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वाटर कंटेंट का फॉर्मूला लगाना होता है, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड। जब आप उसका टेस्ट पढ़ेंगे आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लास्टिक लिमिट निकालना कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कभी एग्जाम में ऐसा आएगा ही नहीं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा आपको लिक्विड लिमिट निकालने के लिए, जिसको हम लोग फ्लो इंडेक्स बोलते हैं। तब आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। प्लास्टिक लिमिट निकालना है तो वाटर कंटेंट का बस फॉर्मूला याद रखना है। और फिर श्रिंकेज लिमिट जब हम लोग निकालते हैं तो फिर उसमें भी आपको ये वाला फॉर्मूला आएगा। तो मतलब दो एटरबर्ग लिमिट्स के अंदर दो लिमिट्स ऐसे हैं जिसमें आपको एक फॉर्मूला है। ये हो गया श्रिंकेज लिमिट निकालने का, और आपको स्टार्टिंग में आप देखें वो फ्लो इंडेक्स वाला, वो आपको लिक्विड लिमिट निकालने का। तो ये दोनों फॉर्मूला कैसे आया, ये सब डिपेंड करता है कि आप जो आज टेस्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि टेस्ट पढ़ेंगे तो तरीका समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग निकाले। तो अपने आप इसमें से चीज़ें जो है फिर जब हम आके दोबारा एक्सप्लेन करेंगे इसको, अभी ये वाला स्लाइड आपका एक्सप्लेन नहीं हुआ था, इसलिए नहीं हुआ था कि जब आप टेस्ट पढ़ लेंगे फिर जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा कि हम ये श्रिंकेज लिमिट को किस तरीके से निकाले हम लोग। ठीक है। तो हम लोगों का आज का जो डिस्कशन होगा वो होगा डायरेक्टली हम लोग कि किस तरह से टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग टेस्ट किस तरह से निकालते हैं। एटरबर्ग लिमिट्स का कहाँ कहाँ यूज़ होता है हम आपको बता दिए थे कि जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में ये चार आपको इंपॉर्टेंट वो आपको पार्ट आ जाएगा, जो आपका फेज़ होता है कंस्ट्रक्शन का, जिसमें आपको सॉइल के किसी प्रॉपर्टी के बारे में जानना होगा। तो एटरबर्ग लिमिट्स क्या है, सॉइल का कोई एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उससे आपको पता चलता है कि या तो पानी कम है या पानी ज़्यादा है या वॉल्यूम कितना है। ये सारी चीज़ें जो आप पता करना चाहते हैं सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये चारों पॉइंट्स लिखी हुई है। तो हम चाह रहे थे कि हम इसको एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा आप इस पर टाइम नहीं देना चाह रहे थे। आप एक बार अगर इसको रीडिंग लेंगे तो हम रीडिंग ले लेते हैं। द एटरबर्ग लिमिट्स आर यूज्ड फॉर 4 जनरल एप्लीकेशन। जनरली 4 जगहों पर एटरबर्ग लिमिट्स का यूज़ होता है। To obtain general information about a soil and its strength, compressibility, permeability, shrinkage और soil properties। किसी soil का ये सारा properties अगर हमको जानना है तो एटरबर्ग लिमिट्स का इस्तेमाल वहाँ करेंगे एक जगह। यूज इन एम्पेरिकल कोरिलेशन फॉर सम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़। बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ आगे आप पढ़ते हैं, जब आप बीटेक करते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जहाँ पे आपको कहीं भी एक जगह पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर आपको लिक्विड लिमिट ऐसे वर्ड आ जाएगा। एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है लेकिन वो लिक्विड लिमिट के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। तो वहाँ पे आपको लिक्विड लिमिट पता होना चाहिए, तब आपको यहाँ पे ये यूज़ होता है कि लिक्विड लिमिट पता रहेगा तभी तो आगे यूज़ करेंगे ना। तो ये यहाँ पे यूज़ हो सकता है, मतलब एम्पेरिकल फार्मूलाज में कई जगह पे लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट सबका यूज़ होता है। सॉयल को क्लासिफाई करना है कि सॉयल आपका लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, सेमी सॉलिड स्टेट में है, किसी भी तरह का क्लासिफिकेशन करना है तो एटरबर्ग लिमिट्स का काम आता है। स्टार्टिंग में आपको हम स्टेजेस पढ़ाए थे लास्ट वाले क्लास में, तो वही चीज़ हम लोग किए कि सॉयल का स्टेट पता चल जा रहा है कि किस स्टेट में है। और इन कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशंस, मतलब जब आप कोई कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, 20 फ्लोर का आपका बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो ये सॉयल है, इस सॉयल का टेस्टिंग, ये आपका ग्राउंड है, तो इस सॉयल का टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप इसके ऊपर 20 स्टोरी का बिल्डिंग बनाने वाले हैं। तो बना के थोड़ी चेक कीजिएगा, पहले ही चेक कीजिएगा कि सॉयल कितना चीज़, क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज़, इसका बियरिंग कैपेसिटी क्या हो सकता है, ये कितने लोड में प्लास्टिसिटी शो करेगा, इलास्टिक बिहेवियर से आगे निकल जाएगा, इसका बहुत सारा जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होगा कि इसका वाटर टेबल कहाँ पे है, ताकि जब आप एक्सकेवेशन करेंगे तो आपको कितना एक्सकेवेशन करना है। मान लीजिए यहाँ वाटर टेबल है तो फिर आप यहाँ पे 20 फ्लोर का बिल्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि आपको एक्सकेवेशन सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा, और इतना एक्सकेवेशन में आपका फाउंडेशन का डेप्थ सफिशिएंट मिलेगा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग का हाइट ज़्यादा है तो ज़्यादा अंदर भी जाएगा, ज़्यादा हाइट रहेगा, डेप्थ रहेगा फाउंडेशन का, तो फिर नीचे जाएंगे तो उसके लिए वाटर, पता चला एक्सकेवेशन किए वाटर टेबल निकल आया।
तो ये सारी चीज़ों में आपको ये कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशंस इसी को कहते हैं कि कोई भी साइट प्लानिंग करने से पहले बहुत सारी चीज़ें जाननी होती है, वहाँ भी एडरबर्ग लिमिट्स का काम आता है। तो ये 4 वो चीज़ें हैं जहाँ पे एडरबर्ग लिमिट्स आपका काम आता है। ठीक है, अब हम लोग आज का जो हम लोगों का मेन टॉपिक है कि हम लोग लिक्विड लिमिट पढ़े, प्लास्टिक लिमिट पढ़े, श्रिंकेज लिमिट पढ़े। अब देखते हैं कि आज के 1 घंटे में हम लोग इसमें से कितना टेस्ट कर पाते हैं। टारगेट है कि आज हम लोग तीनों टेस्ट को समझ जाएंगे, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला है आपको लिक्विड लिमिट निकालने के लिए एक ही टेस्ट पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जो है आपका कैसेग्रैंड एपरेटस। कैसेग्रैंड एपरेटस और आपको कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, ये 2 मेथड्स होते हैं जिससे आपको लिक्विड लिमिट निकाला जा सकता है, जिसमें आपके सिलेबस के हिसाब से या फिर अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी अगर हम बात करें कि एसएससी जेई कह लीजिए, आरआरबी जेई कह लीजिए, अगर वो क्वेश्चन किसी टेस्ट से पूछने के लिए अगर उसको मन होगा तो वो कैसेग्रैंड एपरेटस होगा। इसमें बहुत सारे, एक तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये रेगुलर यूज़ में आता है और ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सब अगर क्वेश्चन टेस्ट के अंदर में से आने हैं तो एक पॉसिबिलिटी रहता है कि एक क्वेश्चन कैसेग्रैंड एपरेटस से आपको मिलेगा ही मिलेगा। सेमेस्टर के एग्जाम्स में भी अगर कोई टेस्ट पूछना है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कोन पेनिट्रेशन टेस्ट नहीं पूछ करके कैसेग्रैंड एपरेटस टेस्ट पूछेगा, क्योंकि अब वो एक फेवरेट टॉपिक बन जाता है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रह जाते हैं, ये उन टॉपिक्स में से एक है। इसका एक्चुअली जो नाम है वो मल्टी पॉइंट मेथड होता है। मल्टी पॉइंट मेथड क्यों? क्योंकि हम लोग एक बार चेक नहीं करते हैं, 4 बार चेक करते हैं। जब 4 बार चेक करते हैं तो वो मल्टी पॉइंट कहलाता है। एक टेस्ट होता है सिंगल पॉइंट मेथड, एक बार टेस्ट किए, जो निकला वही हम लोगों का वैल्यू हो गया। अब मल्टी पॉइंट मेथड टेस्ट को कर किस तरह से रहे हैं, तो कैसेग्रैंड का एक एपरेटस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कैसेग्रैंड एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे ये एपरेटस का नाम पड़ा। इस एपरेटस को यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसका नाम है कैसेग्रैंड एपरेटस, लेकिन टेस्ट का नाम क्या है? मल्टी पॉइंट मेथड। सिलेबस में भी आपको दिखेगा कैसेग्रैंड एपरेटस से वाटर कंटेंट निकालना है, यही टेस्ट है आपका। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये इसका नाम है एक स्टैंडर्ड, वो है मल्टी पॉइंट मेथड। ये आपको सारे स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अब कैसेग्रैंड एपरेटस में क्या करते हैं, स्टोरी पहले सुन लीजिए, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा जब आप थ्योरी पढ़िएगा। तो आपको निकालना क्या है? वाटर कंटेंट। स्टेजेस ऑफ कंसिस्टेंसी में आप एक्स और वाई का जो ग्राफ देखे, एक्स डायरेक्शन में आपका वाटर कंटेंट है सारा। अब उसी में वाटर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया तो वो सिंकेज लिमिट से आगे बढ़ गया, प्लास्टिक लिमिट हो गया, थोड़ा और पानी मिला दिए, वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया तो लिक्विड लिमिट बन गया। तो आपको अगर लिक्विड लिमिट निकालना है, इसका मतलब है कि आपको इस वाले ग्राफ में से ये वाला जो आपका वाटर कंटेंट का परसेंटेज है आपको ये निकालना है। तो टारगेट क्या है? वाटर कंटेंट निकालना पहला। ठीक है, लिक्विड लिमिट वाला जब कैसेग्रैंड एपरेटस यूज़ करेंगे तो टारगेट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि टारगेट है हम लोगों का वाटर कंटेंट निकालना। अब कैसे निकालेंगे वाटर कंटेंट? तो ये जो आप एपरेटस देख रहे हैं, आप यहाँ देखिए, पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं कि पूरे में एक मिट्टी रख देते हैं, जो हम लोगों का सॉइल मिला नेचुरल, जो हम लोग लेके आए कहीं से, उसको हम यहाँ पे रख दिए, उसमें हम पानी मिलाए। अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको ध्यान मत दीजिए। एक पूरे इस एक तरह से समझिए कि आपका एक पॉट है, इस पॉट में आप क्या किए, पानी मिला दिए। इसको हम लोग कहते हैं ब्रास कप, ब्रास का होता है। अब इस ब्रास कप में क्या किया, आप मिट्टी रखे कुछ अमाउंट, 50 ग्राम 100 ग्राम, और उसमें आप क्या किए, कुछ पानी मिलाए। पानी मिलाए इतना कि आपको लग रहा है कि अब आप क्योंकि लिक्विड लिमिट निकाल रहे हैं ना, इसका मतलब है कि पानी का कंटेंट हमेशा ज़्यादा की तरफ मिलाएंगे, ऐसा कि ये फ्लो करने की लगभग टेंडेंसी में आ जाए। तो आप इस सॉइल को देख करके अभी समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा आपको इफेक्ट दिख रहा होगा यहाँ पे कि कुछ पानी इसमें ज़्यादा मिलाया गया है। अब इस तरह से पूरे को क्या किया गया, एक सैंपल तैयार कर लिया गया, जैसे हम लोग आटा तैयार करते हैं घर में। उसके बाद एक इस तरह से यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, ये आपका एक स्पून टाइप का एक चीज़ है, जिसमें यहाँ पे आप देखिएगा ये इस तरह से एज निकला हुआ है। इसका अगर हम आपको एक इमेज दिखाएं तो वो इमेज आपका ये वाला है। ये इस तरह से एक स्पून निकला रहता है, जिसमें ये जो होता है गैप, ये आपका 2 mm का होता है। ठीक है, और ये टोटल जो है ये 8 mm का होता है, ये टोटल 11 mm का होता है। इस तरह से इससे क्या किया जाता है, जब पूरा सॉइल बना लिए उसके बाद इससे क्या किया, बीच में इस तरह से उस स्पून को इस वाला ये जो एज है हम लोगों का, हम इस स्पून को बिल्कुल इस तरह से वर्टिकल रखे और यहाँ से इस तरह से इसको आगे मतलब इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए सॉइल सैंपल को। अब क्योंकि ये इतना पानी मिलाए हैं इसमें हम लोग कि ये पूरा एक पार्ट बन के रहेगा, ये पूरा एक पार्ट बन के रहेगा, वो पानी क्या कर रहा है, एक तरह से एडेसिव का काम कर रहा है, इस पूरे को गोंद की तरह से चिपका के रख रहा है। अब ये गैप आपको क्लियरली विजिबल हो गया। ये जो गैप बनता है ना,
ये गैप बनता है आपका 1/2 इंच का। ये याद रखना पड़ता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, क्योंकि अब ये टेस्ट इंटरेस्टिंग टेस्ट है और ये टेस्ट हमेशा पूछा जाता है। तो क्या क्या इसमें से पूछेगा वो हम आपको बताते चलेंगे। कि आपको एक तो पूछेगा कि सॉइल के बीच में जो गैप आता है वो कितने का आता है, वो 1/2 इंच का आता है। अब 1/2 इंच को आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 12.5 mm, इतने mm का आपका गैप बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपको लिखा है ये 12.7 12.5 राउंड फिगर में आप कुछ भी कह सकते हैं, 1/2 इंच का आपका ये गैप बन जाता है। अब आपको क्या करना है कि ये आप देखेंगे कि इसमें एक हैंडल है और इस हैंडल से ये जो ब्रास कप है ना ये कनेक्टेड है। अब जैसे जैसे आप हैंडल को ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना वैसे वैसे ये कप ऊपर नीचे होता रहेगा, मतलब थोड़ा ऊपर जाएगा और जैसे ही एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जैसे ही इस हैंडल उसको क्रॉस करेगा, ये टोटल तो 360 डिग्री ऐसे घूमने वाला है ना, तो जैसे ही ये 180 डिग्री तक पहुंचेगा, ये वाला कप है ये ऊपर जा रहा था, ये वहाँ पे रुक जाएगा ऊपर जाना, और फिर वो सडनली वहाँ से क्या होगा, नीचे गिरेगा इस प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल एक तरह से आप कहते हैं ना कि ठक से करके आवाज़ करेगा। तो अब जब आपका वो जो कप है ये जैसे ही इस वाले सरफेस पे आकर के टकराएगा, तो ये मिट्टी आपस में क्या होगा, मिलना चाहेगा इस तरह से। स्प्रेड जो अभी आप उसमें गैप बना दिए वो क्लियर कट तो रहेगा नहीं ना, क्योंकि अब आप उसमें क्या कर रहे हैं, बार बार आप उसको ब्लो दे रहे हैं, बार बार वो ऊपर से आकर के गिर रहा है, तो बार बार सॉइल जो होगा वो आपका आपस में मिलना चाहेगा। तो कितने वाटर, जब आप 25 ब्लो लगाइएगा आपको क्या करना है, 25 बार इस वाले हैंडल को घुमाना है। एक बार आप हैंडल घुमाएं, ये एक बार ऊपर जाके नीचे आएगा, वैसे ही 2 बार 3 बार 4 बार, और ये आपको क्या करना है, ये चीज़ यहाँ पे हम आपको लिखे हुए हैं कि आपको 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड जो है वो आपको इस तरह से घुमाना है, कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जनरेटर चला देना है। आपको क्या करना है, हर सेकेंड में 2 रिवॉल्यूशन होना है। मगर मतलब है कि आप ये 1 सेकेंड में 2 रिवॉल्यूशन दिए, तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, टोटल 25 रिवॉल्यूशन देंगे। तो इस तरह से टोटल आपका क्या होगा कि हर 1 सेकेंड में 2 रिवॉल्यूशन, तो लगभग 12.5 सेकेंड में आपका क्या होगा कि ये 25 रिवॉल्यूशन आपका हो जाएगा। जैसे ही 25 रिवॉल्यूशन हो जाएगा और अगर आपका ये वाला गैप नहीं बढ़ा, इसका मतलब है कि इसमें पानी क्या है, थोड़ा कम रह गया है, इसका मतलब है कि वो लिक्विड लिमिट नहीं हुआ। फिर आप क्या करेंगे, अब फिर से अब ये तो सॉइल मिक्स हुआ, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, ये गैप आपका आगे पीछे हो गया, मगर पूरा मिक्स नहीं हुआ। इसका मतलब है कि सॉइल फ्लो पूरा नहीं किया, सॉइल को फ्लो कर जाना था, इस वाले पार्ट को यहाँ पहुँच जाना था और इस वाले पार्ट को यहाँ पहुँच जाना था। तो अपने आप क्या होता है, ये पूरा का पूरा मिक्स हो जाता है इस तरह से। 25 ब्लो देने के बाद 1/2 इंच का गैप बंद हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसका मतलब वो वाटर कंटेंट जो है वो नहीं है आपका लिक्विड लिमिट, छोड़ दीजिए उसको, थोड़ा सा पानी और मिलाइए। अब कम या ज़्यादा हो गई समझ में आ गया ना। अगर आप 25 ब्लो दे रहे हैं, पता चला कि 10 ब्लो में ही ये आपस में मिल गया, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा पानी मिला दिए थे, तो अब आप पानी थोड़ा कम करेंगे। और ऐसे ही करते करते कम ज़्यादा ये करते करते आप जैसे मान लीजिए अभी आपका ये नहीं फिल हुआ, आप इसमें क्या करेंगे, थोड़ा और पानी मिलाएंगे, फिर दूसरा मिट्टी लेंगे, या मतलब इसको फिर से मिक्स कर देंगे आप पूरे को, फिर से थोड़ा सा और पानी मिलाएंगे, नोट डाउन रखेंगे कितना पानी मिलाए हैं, और फिर उसका पेस्ट बनाएंगे, फिर से गैप बना देंगे। अब फिर से हम लोगों का गैप बन गया, अब फिर से हम लोग इसको वापस से क्या करेंगे, वही 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड के हिसाब से आप फिर से इसमें 25 ब्लो देंगे। अब आप देखिए कि वो जो है ये सारा सॉइल 25वें ब्लो पे आकर के सारा गैप जो है वो ख़त्म हो गया, एग्जैक्टली 25 ब्लो पे। इसका मतलब है कि वो जो वाटर कंटेंट है वो आपका क्या कहलाएगा, वही लिक्विड लिमिट कहलाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हम लोग नोट डाउन करेंगे, तो मान लीजिए एक वाटर कंटेंट पे 25 ब्लो पे आपका एक वाटर कंटेंट पे ये वाला वैल्यू आकर के इस तरह से आपका आपस में मिल गया। आप क्या करेंगे, फिर से उसको आप दोबारा वो करेंगे टेस्ट, फिर से सेम प्रोसीजर आप करेंगे। फिर से आपका ये क्या होगा कि वापस से आप देखेंगे कि अब क्योंकि आपका एक बार मिल गया आपको वाटर कंटेंट ना, तो आपको इसी तरह से लगभग आगे पीछे होते होते आप 4 बार इसको टेस्ट करेंगे, आपको 4 बार वैल्यूज़ मिलेगा। अब 4 बार जो वैल्यूज़ मिलेगा तो इससे आपका एक ग्राफ प्लॉट होगा ये वाला, इसमें आपका कितना वाटर कंटेंट आप मिलाए और आपका कितना नंबर ऑफ ब्लोज पे आपका कितना वाटर कंटेंट आ रहा था। जैसे कि आपका वो जो गैप बंद हुआ, एक बार आप टेस्ट किए, आपको पता चला कि 10 ब्लो पे ही आपका वो जो गैप है वो आपका फिल हो गया, तो आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ ब्लो मान लीजिए यहाँ पे 10 है, तो आप कितना पानी मिलाए थे आपको पता चल गया, आप ये वाला पानी मिलाए थे W1। फिर उसके बाद दूसरी बार आप पानी मिलाए, मान लीजिए आपका 20 वाले ब्लो में इस बार गैप फिल हुआ,
अब आपका टेस्ट रैंडम तो नहीं होगा ना। आप 10 फ्लो पे अगर आपका गैप फिल हो गया, आपको पता है ये 25 पे फ्लो फिल होना है टोटल, तो आप क्या कहेंगे, थोड़ा पानी बढ़ाएंगे। तो थोड़ा पानी बढ़ाए, अब आप देखिए कि 20 फ्लो में ये क्या हुआ कि आपका पानी जो है, जो सॉइल है वो आपस में मिल गया। फिर आप थोड़ा सा और बढ़ाए, फिर 25 वाले फ्लो में आपका जब जितना पानी का कंटेंट आया था, जो आपका निकला था, वही आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट हो जाएगा। अब इसी चीज़ को जो चारों हम लोग निकाले, वाटर कंटेंट 1 निकाले, वाटर कंटेंट 2 निकाले, वाटर कंटेंट 3 निकाले, वाटर कंटेंट 4 निकाले, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट 1 का ब्लो कितना था 10, दूसरे का कितना निकला 20, तीसरे का निकला मान लीजिए 25, चौथे का निकल गया तो आपका 30 आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि 25 में ये वाला वाटर कंटेंट जो है यही मेरा फाइनल हो गया, क्योंकि 25 ब्लो में ही वो गैप भरना चाहिए था। 25 फ्लो में इतने पानी पे वो गैप भरा, तो ये जो पानी आपका निकल करके आया, यही आपका क्या कहलाया, लिक्विड लिमिट कहलाया। यहाँ पे ये वैल्यूज एग्जांपल के साथ दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि ये 30 है, 40 है, 50 है वाटर कंटेंट परसेंट में, 30%, 40%, 50%। आपका यहाँ पे मान लीजिए 10 ब्लो है, यहाँ पे 20 है, 25 है, 30 है। अब ये लॉग स्केल है, एक्स डायरेक्शन में लॉग स्केल है, वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्केल है। तो यहाँ पे यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ 20 है, यहाँ 30 है। तो आप लॉग स्केल के बारे में आप जानते होंगे कि कभी लॉग स्केल आपको सिमिलर उसमें नहीं मिलेगा कि एकदम फिक्स्ड रेशियो होगा। फिक्स्ड रेशियो नॉर्मल स्केल में होता है, अरिथमेटिक स्केल में। तो आपको 25 वाले ब्लो पे लॉग स्केल के हिसाब से जितना वाटर कंटेंट आपका, जो आपका गैप को भर दिया, वही आपका कहलाया वाटर कंटेंट, वही आपका लिक्विड लिमिट कहलाया। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो ये स्लोप है, ये इसको डायग्राम को हम लोग कहते हैं फ्लो कर्व। ये जो हम लोगों का हर एक वैल्यू पे जो हम लोग प्लॉट किए, ये आप देखेंगे, एक यहाँ आपको डेसिमल बना है, एक आपको यहाँ बना है 2, एक ये बना है 3, एक ये बना है 4। आपको 4 वैल्यू मिला, तो आप 4 वैल्यू मिला तो चारों को जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको, अब मान लीजिए 25 वाला आपका वैल्यू निकल के नहीं आ रहा है, आप पानी मिला रहे हैं तो या तो 10 में हो जा रहा है, या तो 20 में हो जा रहा है, या तो 40 में हो जा रहा है, या तो 50 में हो जा रहा है। आप 25 का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप 10, 20, 40, 50 का ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, और सेमी लॉग स्केल में, मतलब ये लॉग स्केल होगा, ये अरिथमेटिक स्केल होगा। और उसके बाद आप क्या कीजिए कि ग्राफ बनाने के, ये प्लॉट करने के बाद आप 25 वाले ब्लो पे एक लाइन ऊपर ले जाइए, और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको क्या कीजिए कि वाटर कंटेंट जितना आएगा उसी को आप मैथमेटिकली मान लेंगे कि अगर हम इतना पानी एग्जैक्ट मिलाते तो ये गैप 25 ब्लो में भर जाता, वही निकल के आ जाएगा वाटर कंटेंट। अगर डायरेक्टली निकल करके आ गया आपका 25 में ही, तो आपको पता चल गया। लेकिन क्योंकि चांसेस होते हैं कि एग्जैक्टली 25 ब्लो में ही वो गैप फिल करे, इतना पानी आप अंदाज से कैलकुलेट करके नहीं आप डाल पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि 4 वैल्यू लीजिए अलग अलग, और चारों को यहाँ प्लॉट कीजिए, और उसी के हिसाब से आप वैल्यू निकाल लीजिए कि 25 वाले में कितना आएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। अब इसी चीज़ को जब आप वर्ड में पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। अब ये जो कर्व है इसको बोले हम लोग फ्लो कर्व, और जो लिक्विड लिमिट हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स क्या है, एक तरह से कि जो पानी की तरह बहने वाला है सॉइल, वो कितने उस वाटर कंटेंट पे बहने वाला है, उसी को आप कहेंगे लिक्विड लिमिट, उसी को आप कहेंगे फ्लो इंडेक्स। तो ये फ्लो इंडेक्स को हम लोग IF से डिनोट करते हैं। तो जब भी कभी लिक्विड लिमिट एग्जाम में निकालने के लिए आएगा, समझ जाइए लिक्विड लिमिट नहीं निकालना है, आपको फ्लो इंडेक्स निकालना है। अब फ्लो इंडेक्स निकालना है तो ये वाटर कंटेंट 1 माइनस वाटर कंटेंट 2 न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ ब्लोज पे हुआ, तो लॉग स्केल है तो N2, ये वाला जो वैल्यू आपका आएगा, मान लीजिए इसका ले रहे हैं आप या यहाँ वाला ले रहे हैं, तो N2 माइनस लॉग का N1, तो log N2 माइनस लॉग N1, मतलब किसके कोरस्पॉन्डिंग आपका W2 आ रहा है, तो N2 के कोरस्पॉन्डिंग W2 आ रहा है, तो W1 माइनस W2 करेंगे तो ये वाला गैप मिल जाएगा, और log N2 माइनस लॉग N1 करेंगे तो ये वाला गैप मिल जाएगा। इसी का जो आपका रेशियो है यही कहलाता है आपका फ्लो इंडेक्स। ठीक है, मतलब कहते हैं स्लोप ऑफ फ्लो कर्व, इसको हम लोग कहते हैं फ्लो इंडेक्स। ठीक है, अब इसी चीज़ को थ्योरी में पढ़िए, जो हम आपको टोटल ये समझाए हैं अभी तक, इसको आप थ्योरी में पढ़िए। आप ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो हम आपको बता दी कि इन दिस मेथड द वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू क्लोज ए डिस्टेंस ऑफ ½ इंच, इस ½ इंच के डिस्टेंस को क्लोज करने के लिए जो वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड होता है अलोंग द बॉटम ऑफ द ग्रूव आफ्टर 25 ब्लोज इज डिफाइंड एज द लिक्विड लिमिट। ये जो आप इस तरह से ग्रूव से क्या किए, ये गैप बना दिए, इसको पूरे को फिल करने के लिए जो वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड होता है, जो 25 ब्लो में इसको फिल कर दे, वो कहलाएगा आपका लिक्विड लिमिट। ठीक है,
ये आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, आप इसको देख पा रहे हैं। अब ये आप इसको मैनुअली हाथ से घुमा सकते हैं, आप इसको ऑटोमेटिक मशीन में कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली 25 ब्लोज पे जो ये कनेक्ट हो जाएगा वही वाला आपका वाटर कंटेंट होगा। इस तरह से देखिए आपको ये सारा डायमेंशन वगैरह दिया हुआ है। ये डायमेंशन आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट होता है आपको एक तो ये वाला डायग्राम बना देना, ये वाला डायग्राम थोड़ा रफली बना देना। तो रफली इन द सेंस कि आप ऐसा बना दीजिए लाइन डायग्राम, ठीक है, और आप बना दीजिए इस वाले का डायग्राम। ये 4 डायग्राम अगर आप बना देते हैं, अगर आपको कैसेग्रांड apparatus पूछता है तो आपका काम हो जाएगा। ये यहाँ पे ये सारा डायमेंशन आप देखेंगे कि लिखा हुआ है आपका, ठीक है। अब प्रोसीजर पढ़िए कि किस जो हम आपको समझाए वही चीज़ होगा। टेक अबाउट 120 ग्राम ऑफ गिवन सॉइल सीव थ्रू 425 माइक्रोन सीव। जो 425 माइक्रोन सीव को पार किया वही हम लोगों का फाइन सॉइल कहलाएगा। उसी फाइन सॉइल को हम लोग लेंगे कितना, 120 ग्राम लेंगे। उसमें क्या करेंगे, वाटर मिला देंगे, डिस्टिल वाटर मिला देंगे थॉरोली, ताकि एक पेस्ट बन जाए। अभी कितना हुआ मतलब वाटर कंटेंट रैंडम चूज़ किए, अभी हम लोगों को नहीं पता। जितना में लगा कि पानी ज़्यादा हो गया, लिक्विड की तरह हो गया है, उतना हम लोग पानी मिला लिए। चेक हो जाएगा अपने आप की वो मतलब सही वाटर कंटेंट है कि गलत वाटर कंटेंट है। द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड शैल बी सच सो एज टू रिक्वायर 30 to 35 ब्लो ऑफ द कप टू कॉज द रिक्वायर्ड क्लोजर ऑफ द ग्रूव। अब इनिशियली लेना है वाटर कंटेंट, तो कितना लीजिएगा, तो खुद से अंदाज कीजिए कि ऐसा हो कि 30 से 35 ब्लो में ये जो है ये फिल कर जाए। मतलब इतना कम भी पानी नहीं ले लेना है कि 50 ब्लो दिए जा रहे हैं और पता चला कि आपका वो फिल ही नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि वो पहला वाला टेस्ट वेस्ट हो जाएगा। उसको आप कर्व बनाने के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आप एकदम ब्लंडर वैल्यू ले लिए ना। तो वैल्यू इतना क्लोज लेना है कि 30 से 35 ब्लो या फिर 20 से 22 ब्लो, 28 ब्लो के आसपास में वैल्यू रहे, ताकि 25 वाला जो है वो कर्व में ग्राफ में प्लॉट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद स्मूथ द कर्व ऑफ द सॉइल पैड। सॉइल पैड कहते हैं जो सॉइल का वो जो आप थोड़ा सा सैंपल लिए उसको सॉइल पैड बोला जाता है। तो जो सरफेस है उसको स्मूथ कर दीजिए केयरफुली यूजिंग द ग्रूविंग टूल। कट ए क्लीन स्ट्रेट ग्रूव दैट कंप्लीटली सेपरेट्स द सॉइल पैड इनटू 2 पार्ट्स। यही वाला स्पून लीजिए और सॉइल को इस तरह से डिवाइड कर दीजिए कि ये 2 आपको बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, और बिल्कुल क्लियर डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, कहीं पे कुछ रहना नहीं चाहिए आपका। उसके बाद टर्न द क्रैंक एट अ रेट ऑफ अबाउट, वो जो हैंडल है उसको 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड के स्पीड से घुमाइए। एंड काउंट द ब्लो नेसेसरी टू क्लोज द ग्रूव इन द सॉइल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 12 mm। जो हाफ इंच का आपका गैप है उसको क्लोज होने के लिए कितना रिवॉल्यूशन आपको लगा है वो आप याद रखिए कि आप 2 दिए, 4 दिए, 6 दिए, मतलब काउंटिंग करते रहिए अपने उसका। टेक द वाटर कंटेंट सैंपल फ्रॉम द क्लोज्ड पार्ट ऑफ द ग्रूव। मतलब आपको टेक द वाटर कंटेंट सैंपल फ्रॉम द क्लोज्ड पार्ट ऑफ द ग्रूव। अच्छा, मतलब है कि वो वाटर जो वो सॉइल है उस वाले सॉइल को आप उठा लीजिए। आपको वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल से आपको क्या होगा, वाटर कंटेंट जो है वो आपका निकल करके आ जाएगा। मतलब जो वाला पार्ट आपका जो खाली आप बनाए हैं, आधा इंच का जो बीच में गैप दिए थे, उस तरफ जो आपका सॉइल है, क्योंकि वही फ्लो किया है ना, वही फ्लो करके इधर उधर जा करके मिक्स हुआ है, इस साइड में और इस साइड में। ये दोनों सॉइल तो ज़्यादा फ्लो नहीं किया ना, यहाँ वाला सॉइल फ्लो किया है। तो इसको उठाइए और वाटर कंटेंट जो है वो आप अपना फॉर्मूला से डिटरमाइन कर लीजिए, ठीक है। वेट द सैंपल। अब उस सैंपल को वेट कीजिए। रिमूव द रिमेनिंग सॉइल फ्रॉम द ब्रास कप एंड रिटर्न इट टू द पोर्कलेन डिश। मतलब जहाँ पे मिट्टी में आप पानी मिलाए थे वो तो आप बाहर कहीं मिलाए थे ना, उसको हम लोग कहते हैं पोर्कलेन डिश, उसमें आप मिलाए थे और फिर उसको ला करके आप कैसेग्रांड apparatus में रखे थे और तब हाफ कट लगाए थे। तो वो कह रहा है सारे सॉइल को निकाल लीजिए कैसेग्रांड apparatus से। It is difficult to adjust the moisture content in soil to meet the required half inch closure of the groove at 25 blows। जो हम आपको बताया कि ये मुश्किल है कि exactly 25 ब्लो पे आपका वो हाफ इंच का जो गैप है वो बंद हो जाए। exactly वो वाटर कंटेंट निकालना डिफिकल्ट है। तो इसके लिए क्या करना है, 4 टेस्ट कर लेना है और वो चारों अलग अलग वैल्यू आना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ग्राफ प्लॉट हो जाएगा इस तरह से करके। अब मान लीजिए आपका 20 आ रहा है, 28 आ रहा है, 32 आ रहा है, 36 आ रहा है। अगर आप ये ग्राफ को प्लॉट कर दिए तो आप इसमें इस तरह से 25 वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 25 अगर नहीं भी आ रहा हो तो इश्यू नहीं है, आप टेस्ट कीजिए 4 बार और 4 अलग अलग वैल्यू ले लीजिए, ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। अब वही चीज़ आगे देखिएगा आपको मिलेगा। इट इज़ डिफिकल्ट टू एडजस्ट द मॉइस्चर कंटेंट, बता दिए कि हाफ इंच को 25 ब्लो में निकालना एग्जैक्टली मुश्किल होता है। हेंस एटलीस्ट 4 टेस्ट फॉर द सेम सॉइल आर मेड एट वेरिंग वाटर कंटेंट का परसेंटेज। मतलब अलग अलग वाटर कंटेंट का 4 टेस्ट कर लीजिए और उसके बाद देन वाटर कंटेंट का वैल्यूज आर प्लॉटेड अगेंस्ट द सेमी लॉग ऑफ द नंबर ऑफ ब्लोज एन।
मतलब है कि आपका सेमी लॉग पेपर पे नंबर ऑफ ब्लोज एन के कॉरस्पॉन्डिंग कितना वाटर कंटेंट आप लिए थे उसको आप प्लॉट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर 25 का वैल्यू एग्जैक्टली नहीं निकल पा रहा है तो आप यहाँ पे 20 ब्लो का निकाल लीजिए, 30 ब्लो का निकाल लीजिए, 40 का निकाल लीजिए, और आप कुछ मान लीजिए 15 का आ रहा था तो 15 का निकाल लीजिए। उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको 4 वाटर कंटेंट मिल जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ से प्लॉट करके मैनुअली आप स्केल से रख करके आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट का ये वैल्यू निकाल लीजिए, ये आपका वाटर परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, यही है। अब इसी चीज़ को आप यहाँ देखिए कि ये आपका जो स्लोप क्या होता है, स्लोप हमेशा आपका होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब आपको ये वाला वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप ये वाला बेस का ये वाला वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब log n2 माइनस log n1 कर दीजिए, और परपेंडिकुलर निकालना है तो w1 माइनस w2 कर दीजिए। तो w1 माइनस w2 ये बता दे रहा है परपेंडिकुलर, और ये बता दे रहा है मेरा बेस, इससे मेरा निकल जाएगा फ्लो कर्व। ठीक है, तो ये फ्लो इंडेक्स जो है ये मेरा है जो लिक्विड लिमिट को बताता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखे थे कि ये वाला फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में जब हम आपको पढ़ाए थे तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये फॉर्मूला वहाँ से आया है। तो याद रखिएगा कि कभी भी लिक्विड लिमिट निकालने के लिए LL बोल करके कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा, IF बोल करके फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का लिक्विड लिमिट के टेस्ट के बारे में। अब लिक्विड लिमिट हम लोग निकाल लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे अटरबर्ग लिमिट्स में? प्लास्टिक लिमिट। अब प्लास्टिक लिमिट भी कैसे निकालना है? सबसे इजी यही वाला आपको थ्योरी है, ये एग्जाम में पूछने का चांसेस कम रहता है, SBT में पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर से कॉन्सेप्चुअल MCQ पूछ लेता है। SBT में, SSC में, किसी भी आपको AJ के एग्ज़ाम में या आपको कॉलेज के एग्ज़ाम में आपको MCQ पूछ लेता है इसके अंदर से, ये ऐसा टॉपिक है। आपको क्या प्लास्टिक लिमिट के बारे में आप स्टेजेस में पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे कि आपका ये ग्राफ है, इसमें पहला वाला पॉइंट श्रिंकेज लिमिट है, दूसरा वाला पॉइंट प्लास्टिक लिमिट है, तीसरा वाला पॉइंट लिक्विड लिमिट है। प्लास्टिक लिमिट वो लिमिट है जिसके पहले सॉयल सेमी सॉलिड रहता है और उसके बाद सॉयल आपका प्लास्टिक स्टेज में आ जाता है, यही पढ़े थे। टेक्निकल डेफिनेशन इसका क्या था कि वो वाटर कंटेंट जिस पे एक सॉयल जिसको 3 mm के डायमीटर के थ्रेड की तरह बनाया जाए हाथों से, वो जिस वाटर कंटेंट पे पहला क्रैक शो करेगा, जैसे ही 3 mm का बना और क्रैक आया, मतलब जस्ट 3 mm का बनते ही क्रैक आया, इसका मतलब है कि उतना पानी जो आप उसमें मिलाए थे वो वाटर कंटेंट आपका प्लास्टिक लिमिट है। इससे ज़्यादा अगर आप पानी मिलाएंगे तो 3 mm का बनने पे इसमें क्रैक नहीं आएगा, उससे कम पानी मिलाएंगे तो 3 mm बनने से पहले ही उसमें क्रैक आ जाएगा। ये बिफोर 3 mm का है, बिफोर 3 mm ये आपका इसमें क्रैक आ गया। तो इसका मतलब है कि ये पहला, जैसे ही आप किसी एक सॉइल को लिए, छोटा सा आप 40 ग्राम 50 ग्राम का सॉइल लिए, उसमें कुछ पानी मिलाए, पानी कितना वेट में आप मिलाए वो आप याद रखिए कि आप अभी 1 लीटर पानी दिए कि आधा लीटर पानी दिए, वो आप याद रखिए। आप उसमें एक सॉइल का इसका एक बॉल बना दिए, अब आप उसको रोल कर रहे हैं हाथों से और आप उसको एक थ्रेड बना रहे हैं। मान लीजिए ये 6 mm का थ्रेड बनते ही आपको टूट गया, इसका मतलब है पानी बहुत कम है, अभी 6 mm को 3 mm तक जाना है। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर से एक और सैंपल लेंगे, फिर उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा मिलाएंगे इस बार, फिर से उसको रोल करेंगे, अब फिर रोल करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि जैसे ही वो 3 mm पे पहुंचा वैसे ही इसमें क्रैक आ गया। इसका मतलब है कि वो जो वाटर का वेट आप दिए थे वो उससे जो आपका वाटर कंटेंट अभी निकल करके आएगा वही आपका फाइनल वाटर कंटेंट होगा। तो इसका मतलब है कि थ्रेड, इसका अगर हम लोग डेफिनेशन में चले जाएं तो डेफिनेशन में हम लोग इसका यही चीज़ पढ़े थे। प्लास्टिक लिमिट क्या है? वाटर कंटेंट, टेक्निकल वाला, द मॉइस्चर कंटेंट in percentage at which the soil when rolled into threads of 3.2 mm, या राउंड फिगर में इसको ऐसे 3 mm ही लिखा जाता है। 3.2 किस किताब में 3.2 मिलेगा, कहीं जनरली आपको 3 मिलेगा, तो इसको हम करेक्ट करके क्या करेंगे 3 mm कर देंगे, याद करने में भी आसानी होगा। तो 3 mm का जब रोल बनाएंगे इन डायमीटर विल गेट क्रम्बल्ड और जस्ट शो क्रैक्स, जस्ट 3 mm का बना और उस पर क्रैक आया जितने पानी परसेंटेज में, वही आपका वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट कहलाएगा। और उसको निकालना है तो कैसे निकालना है? कुछ नहीं, बस जितना वेट ऑफ वाटर मिलाए थे डिवाइडेड बाय जितना ड्राई वाले सॉइल का वेट रहेगा वही आपका हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट। अब ड्राई वाले सॉइल का वेट कैसे निकालते हैं? ओवन में जाकर के उसको ड्राई कर देंगे, ओवन में ड्राई कर देंगे तो जो पानी उड़ेगा, पहले जो टोटल वेट है पानी मिलाने के बाद जो आप 3 mm का बनाए वो क्रम्बल किया, आप इसका थ्योरी आ जाएगी डायरेक्टली, आपको वही समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये 5 लाइन का इसका थ्योरी है। 20 ग्राम का कोई एक सॉइल सैंपल ले लीजिए, ठीक है, उसमें आप क्या कीजिए 4 सैंपल ले लीजिए, वैसा वैसा एक 20 ग्राम का आप सैंपल लिए, उसमें आप क्या कीजिए पानी मिला दिए थोड़ा सा,
अब 20 ग्राम का है तो कितना ही पानी मिलाइएगा, बहुत कम मात्रा में पानी मिलाइए उसको। जो आपको वो पीनट साइज़ का जो बना है, मतलब मूंगफली के दाने के साइज़ का कह रहा है कि सॉयल को बना लीजिए, आप गोल सा बना लीजिए और उसके बाद उसको आप क्या कीजिए, ग्लास प्लेट पे रख करके रोल कीजिए। रोल कीजिएगा और जैसे ही 3 mm का बन गया रोल और उस समय उसमें क्रम्बल हुआ, मतलब वो टूटने की कोशिश होने सिचुएशन में आ गया, इसका मतलब है कि वो जितना पानी आप मिलाए थे वही पानी आपका वो है जो आपको प्लास्टिक लिमिट बताएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग वेट कर लेंगे। यहाँ पे प्लेस द क्रम्बल सॉइल इन द प्री वेट मॉइस्चर कप एंड पुट वेट ऑफ द वेट क्रम्बल सैंपल ऑफ डिफरेंट ट्रायल्स। मतलब जैसे ही आपको पता चल गया कि वही वाला पानी वाला कंटेंट फाइनल था, उस सॉइल को उठाइए, उसका वेट ले लीजिए। अब ये क्या हो गया, वेट ऑफ आपका सॉइल प्लस वाटर है, क्योंकि पानी मिलाए थे ना, उसमें पानी मिला करके मिट्टी का गोला बनाए थे और उसको आप वेट ले रहे हैं। और जैसे ही आप ओवन ड्राई कर दीजिएगा, तो ओवन ड्राई करने के बाद जो निकल करके आएगा वो सिर्फ वेट ऑफ सॉइल आएगा। तो वेट ऑफ सॉइल को जब माइनस कीजिएगा टोटल वाले में से, तो आपको यहाँ पे क्या बच जाएगा, वेट ऑफ वाटर खाली निकल के आ जाएगा। मान लीजिए टोटल वेट 40 ग्राम था जो हम लोग ओवन ड्राई में पढ़े थे, और आप इसको सुखा करके 30 ग्राम का बना दिए। इसका मतलब वाटर कंटेंट क्या होगा, 10/30 होगा ना, क्योंकि 10 ग्राम ही तो निकल के डिफरेंस आया ना पानी का। वो पानी का वेट डिवाइडेड बाई सॉइल का सूखे वाले का वेट, बस वही आपको आ जाएगा लिक्विड लिमिट, सॉरी प्लास्टिक लिमिट। और इसी चीज़ को आपको चार वाले का जो करेंगे, तो आपको इस तरह से चारों का आप एवरेज ले लीजिए। जैसे आप पहले W1 निकाले, फिर इस तरह से, फिर आप W2 निकाले दूसरे वाले सैंपल का, फिर W3 निकाले, फिर W4 निकाले। अगर चारों में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ रहा है तो फिर चारों का जो आप एवरेज ले लीजिएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल W% हो जाएगा, जिसको आप प्लास्टिक लिमिट बोलिएगा। ठीक है, तो ये है आपका प्लास्टिक लिमिट वाले का टेस्ट। बहुत ही इजी, 4 लाइन में आपका ये खत्म हो जाएगा। एग्जाम में अगर पूछ लेता है SBT में, तो ये बोनस मार्किंग की तरह से आपको समझ में आना चाहिए। इसको आप किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी करके अगर लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। कैसेग्रेंड एपरेटस में है कि आपको 2 रिवॉल्यूशन पर मिनट पर सेकेंड याद होना चाहिए, ½ इंच का गैप है ये याद होना चाहिए। इसमें ऐसा कोई खास डेटा नहीं है, आप 20 ग्राम के बदले 40 ग्राम भी लिख देंगे तो भी वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक छोटा सैंपल लेना है, स्टैंडर्ड उसका वेट नहीं है कि कितना साइज़ का सैंपल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का प्लास्टिक लिमिट का। हम लोग लिक्विड लिमिट पढ़ लिए, हम लोग प्लास्टिक लिमिट और उसका टेस्ट पढ़ लिए। अब बचा हम लोगों का श्रिंकेज लिमिट। ये है थोड़ा सा अब आपका कॉम्प्लिकेटेड। अब इसमें देखिए, एक एक करके समझिए पहले क्या होता है, स्टोरी समझ जाइए, फिर ये जितना भी लंबा पॉइंट है सब समझ में आ जाएगा। आपका एक इस तरह का कंटेनर, आपको निकालना क्या है, श्रिंकेज लिमिट, मतलब वाटर कंटेंट निकालना है जिसपे आपका सॉइल इससे कम अगर पानी रहेगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ग्राफ की अगर बात करें तो इस तरह से कुछ ग्राफ था ऐसा, तो ये वाला पॉइंट है श्रिंकेज लिमिट। इससे पहले वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसके बाद वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो मतलब है कि वॉल्यूम चेंज जो है ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा इस वाले टेस्ट में। दूसरा कि वाटर कंटेंट आपको निकालना है, ये भी बात आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा। तो श्रिंकेज लिमिट निकालने के टेस्ट में आपको 2 चीज़ तो पहले ही याद रख लेना है कि वॉल्यूम चेंज एक पैरामीटर है और वाटर कंटेंट एक पैरामीटर है, क्योंकि ये वॉल्यूम है ये वाटर है, ये 2 आपको इसमें निकालना ही निकालना है। तभी आपका ये टेस्ट आपको याद रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारा स्टेप है ना, तो कैसे पता चलेगा। एग्जाम में अक्सर याद नहीं आता है कि श्रिंकेज लिमिट में क्या करते थे हम लोग, कोई एक हिंट का ज़रूरत पड़ता है। वो हिंट यही है आपका कि वॉल्यूम चेंज करने का एक तरीका हम बताएंगे आपको, वाटर कंटेंट निकालने का एक तरीका बताएंगे आपको, दोनों आपको याद रखना है और दोनों को कंबाइन करना है, आपको ये वाला टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले समझिए, ये एक आप बाउल लिए इस तरह का। अब ये इस बाउल को देखिए, इसका नाम है इवापोरेटिंग डिश। इस इवापोरेटिंग डिश का अगर हम आपको बोले कि वॉल्यूम बताओ, तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, जैसे ये रेक्टेंगल है तो इसका वॉल्यूम बताना आसान है, इस स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप का वॉल्यूम बताना मुश्किल है। तो मुश्किल है तो पहला 2-3 स्टेप जो आप पढ़ेंगे वो इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका होगा। इस वॉल्यूम को हम लोग बोले V1, मतलब ये मेरा पूरा जो 3 फेज डायग्राम बनाते हैं उसमें एयर, वाटर और सॉइल तीनों मिला करके ये टोटल वॉल्यूम क्या होता है, इसी को हम नाम दिए V1। 3 फेज डायग्राम से मैच कर करके यहाँ पे हम नेमिंग देंगे इसको। ठीक है, मतलब हम पूरा ग्लास का एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में दिए थे, ये पूरा मेरा ये वाला वही ग्लास हो गया एक तरह से, इसका वॉल्यूम हम निकाल लिए V1 किसी एक तरीके से। ठीक है, वो तरीका क्या है वो समझ लीजिए। हम लोग क्या किए कि हम लोग एक इस तरह का मेरा डिश है, हम इसमें क्या किए, पूरा मरकरी भर दिए। अब मरकरी भर के हम क्या किए, पहले इसको वेट कर लिए, वेट किए तो मेरा ये एम्प्टी डिश का वेट हमको मिल गया, और फिर मरकरी भर दिया, उसके बाद हम इसको वेट किए, तो विथ मरकरी का भी हमको
वेट मिल गया, माइनस कर देंगे तो मरकरी का मेरा वेट मिल जाएगा। पूरा अगर हम यहाँ तक मरकरी से भर दिए, कोई एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो उसको हम स्ट्राइक करके ऑफ कर दिए, मतलब हटा दिए, और सिर्फ पूरे में इसमें मरकरी भर दिए, और डिवाइडेड बाई हम उसका डेंसिटी कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा हमको। तो अच्छा, इसका मरकरी का डेंसिटी हम लोगों को पता है कि 13.6 ग्राम पर सीसी होता है। तो ये वाला हम लोग जब टोटल वेट है डिवाइडेड बाय डेंसिटी कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। वेट पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी निकलता था, वेट बाय डेंसिटी वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वहाँ से हम लोगों को वॉल्यूम पता चल गया। तो मरकरी का हम यूज़ क्यों किए? ताकि हमको इसका वॉल्यूम पता चल जाए। अब मेरे पास एक वॉल्यूम आ गया। अब क्योंकि हम श्रिंकेज लिमिट निकालने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि सॉइल के श्रिंक करने का कहीं ना कहीं पे रोल रहेगा। श्रिंक करेगा, उसी का हम लोग कुछ वैल्यू निकालेंगे। हम लोग उसके बाद क्या किए कि एक इस तरह से एक डिश लिए, एक आप कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप का एक डिश ले लिए, और उसमें हम क्या किए, सॉइल प्लस कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भर दिए। ठीक है, कुछ वो नॉर्मल वाटर कंटेंट हो गया मेरा। उसके बाद हम उसको क्या किए, ओवन में जाकर के रख दिए। ओवन में हम जैसे ही जाकर के रखे तो वाटर क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा। तो कुछ मेरा इस तरह से सॉइल का सैंपल बचेगा। जितना बाकी पानी था वो सारा पानी हम लोगों का निकल गया। अब मेरे पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको श्रिंकेज लिमिट निकालना है, तो हमको ये सॉइल जो मेरा ड्राई हुआ है, ये पहले वेट था पूरा, तो हम इसका कह सकते थे कि वेट सॉइल का वॉल्यूम बराबर कंटेनर का वॉल्यूम कह सकते थे ना, क्योंकि पूरा तो ये आपका भरा हुआ है, तो आप निकाल लिया। अब ये श्रिंक कर गया है, और कितना श्रिंक किया इसको आप स्केल से मेज़र करके mm में इस तरह से आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली ये रेक्टेंगुलर शेप में ही थोड़े श्रिंक करेगा। श्रिंक करेगा तो ये किसी भी तरह से श्रिंक करेगा। पानी जब निकलेगा तो कहाँ कहाँ से निकलेगा वो तो अभी नहीं पता ना। बहुत सारे में एक आपको इस तरह का कोई वॉइड आ जाएगा, इस तरह का कोई वॉइड आ जाएगा, तो किस तरह का शेप का आएगा आपको एग्जैक्टली पता नहीं है, बस पानी इवापोरेट हो जाएगा। तो आपको फिर से क्या करना है कि अब इसका फिर से इस ड्राई वाले सॉइल का आपको चाहिए कि वॉल्यूम पता कर लेना है, ताकि वॉल्यूम चेंज पता चल जाए आपको कि ये अगर हम मेरा V1 था तो यहाँ पे मेरा VD ड्राई वॉल्यूम मेरा क्या निकल करके आ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि आप फिर से इसी तरह से इसमें क्या करेंगे, आप पूरे में एक कंटेनर में आप पूरा मरकरी भर देंगे। पहले ये पूरे में इस तरह से एक मरकरी भरा हुआ है। अब उसका वॉल्यूम आपको पता है इस कंटेनर का, क्योंकि आप इसका हाइट जानते हैं, आप इसका लेंथ विड्थ जानते हैं रेक्टेंगुलर, आप इसका वॉल्यूम निकाल लिए। पूरा मरकरी भर दिए। उसमें ये ड्राई सॉइल को आप क्या किए, ला करके यहाँ पे अंदर में इंसर्ट करने की कोशिश किए। अब जैसे ही आप इस ड्राई सॉइल को अंदर में इंसर्ट कीजिएगा, तो क्योंकि ये टोटल यहाँ तक फुल है, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, ये मरकरी जो है ये बाहर निकल करके इस डिश में आ जाएगा। तो एग्जैक्टली जितना ये निकला वो वेट आपको पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाई उसका डेंसिटी कर दीजिएगा, तो उस वो निकले हुए मरकरी का वॉल्यूम पता चल जाएगा आपको। तो इससे क्या होगा कि ये वाला ड्राई सॉइल जितना वॉल्यूम का था उतना ही तो डिस्प्लेस करेगा ना, वॉल्यूम सेम वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है। बॉयंसी में हम लोग पढ़ते हैं यही चीज़ को। तो ये जितना डिस्प्लेस हुआ है उतना वॉल्यूम हम लोगों का श्रिंकेज वॉल्यूम मिल जाएगा इस ड्राई सॉइल का। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हम लोगों को अगर वाटर कंटेंट निकालना है, श्रिंकेज लिमिट मतलब क्या, वाटर कंटेंट जिस पे श्रिंक कर रहा है, तो मतलब है कि वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल। यही मूल वाले को हम लोगों को घुमा फिरा के यूज़ करना है। तो कैसे वेट ऑफ वाटर निकालेंगे, इनमें से किसी को किसी से माइनस करेंगे। कैसे वेट ऑफ सॉइल निकालेंगे, वो किसी को किसी से माइनस करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे होने वाला है। यही डेरिवेशन आपका स्टार्टिंग में यहाँ पे आप देखे थे, जो हम आपको अभी डिस्कस नहीं किए थे, ये वाला वो डेरिवेशन था कि मेन रहना है लिमिट, श्रिंकेज लिमिट मतलब वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉइल। लेकिन अब इसमें से कौन सा किससे माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, वो जब आप ये टेस्ट का पूरा स्टेप पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप वापस आएंगे यहाँ पे समझने के लिए, तो फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, अब आप एक एक करके सारे स्टेप्स को हम लोग रीडिंग देते हैं, इससे हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट, कोई नाम नहीं है टेस्ट का, बस श्रिंकेज लिमिट निकालने का टेस्ट पूछेगा, आपको यही वाला स्टेप्स बताना है। सबसे पहले क्या बताते हैं, वॉल्यूम निकालना है कंटेनर का, तो मरकरी का यूज़ करेंगे। द वॉल्यूम V1 ऑफ द श्रिंकेज डिश इज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय फिलिंग इट टू ओवरफ्लो विथ मरकरी। पूरे कंटेनर में मरकरी भर देंगे ऐसा कि ओवरफ्लो हो जाए। ठीक है, रिमूविंग द एक्सेस बाय प्रेसिंग ए फ्लैट ग्लास प्लेट ओवर इट्स टॉप। अब कैसे पता चलेगा कि बिल्कुल बराबर हो गया है, तो एक शीशा, एक ग्लास का एक स्ट्रेट प्लेट जो होगा वो हम लोग बिल्कुल उस प्लेट के ऊपर इस तरह से ऐसे करके चलाएंगे और प्लेट के ऊपर रख देंगे, मतलब उसको प्रेस करेंगे, तो जितना बाहर निकल गया वो एक्स्ट्रा था, जो रह गया अंदर वो कंटेनर के अंदर में आ गया वॉल्यूम। एंड देन टेकिंग द मास ऑफ द डिश फिल्ड विथ मरकरी।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसको डिवाइड कर देंगे, हम लोगों का डिश का वॉल्यूम माइनस कर देंगे और हम लोग डिवाइड कर देंगे उसके अपने यूनिट वेट्स डेंसिटी से। तो उससे क्या हो जाएगा, हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ द डिश मिल जाएगा। इस स्लाइड में क्या निकाल लिए आप, सिर्फ खाली डिश का, इसका आप वॉल्यूम निकाल लिए। ठीक है, एक एक करके डिस्कस कीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब दूसरा स्टेप, अबाउट 50 ग्राम ऑफ सॉयल पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन। अब आप देखिएगा सब हर टेस्ट में आपको 425 माइक्रोन जो है ये आपका एक लिमिट है कि इससे जो सॉयल पास कर रहा है वही आपका इसमें यूज़ किया जा रहा है। मतलब क्या है कि आपका 425 माइक्रोन के छलनी से पास होने वाला सॉयल फाइनर है, और फाइनर है तो उसी को सिर्फ यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, उसको मिक्स किए फिर से डिस्टिल वाटर को, इतना कि उसमें हम लोगों का वॉइड जो है सफिशिएंटली भर जाए। मतलब हम एक सॉइल रखे यहाँ तक और हम उसमें पानी मिला रहे हैं, इतना कि पानी एक्स्ट्रा ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, सिर्फ पानी अंदर, जब हम इसमें पानी गिरा रहे हैं इस तरह से और पानी अगर अंदर चला जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ कहीं ना कहीं पे वॉइड बचा हुआ है जिसमें पानी जा करके भर जा रहा है। तो हमको सिर्फ उतना ही पानी मिलाना है जितना में कि पानी ओवरफ्लो नहीं हो। ठीक है, तो हम वही चीज़ यहाँ लिखा है कि फिल द वर्ड्स कंप्लीटली एंड टू मेक द सॉइल पेस्टी इनफ टू बी रेडिली वर्कड इनटू द श्रिंकेज डिश विदाउट द इंक्लूजन ऑफ एयर बबल। एयर बबल कैसे रहेगा, जब आप पूरा पानी मिला देंगे तो एयर बबल निकल जाएगा, तो एयर बबल आपको निकालना आपका टारगेट है, इतना आपको पानी मिलाना है। ठीक है, द इनसाइड ऑफ द श्रिंकेज डिश इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ वैसलीन। अब इसको क्या करते हैं, ये पूरे इसको कि वैसलीन से पहले ही कोट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, ताकि ये सरफेस टेंशन वाला कोई खेला नहीं हो। ये जो पानी आपका यहाँ आ रहा है, कुछ पानी इसमें चिपक करके ना रह जाए, फिर पता चला आप और एक्स्ट्रा पानी दे रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे वैसलीन पहले ही लगा देंगे, उसके बाद सॉइल पुट करेंगे। तो वापस जब सॉइल को निकालना चाहेंगे तो कुछ सॉइल इसमें लगा हुआ नहीं रहेगा, पूरा का पूरा सॉइल वापस बाहर आ जाएगा। इस पर्पज से हम लोग पहले उसको क्या करेंगे, वैसलीन से उसको कोटिंग लगा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इतना सा सॉइल उसमें रखेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, हल्का सा पैट करेंगे। मतलब हम लोग क्या कहते हैं ना कि यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से हाथों से प्रेस वो करेंगे, बार बार उसको जेंटली उसको टैप करेंगे। इससे क्या होगा कि ये सॉइल इस तरह से सेटल हो जाएगा। फिर दूसरा लेयर भी इसी तरह से रखेंगे, फिर टैप करेंगे, फिर वो सेटल हो जाएगा, फिर टैप करेंगे, फिर वो सेटल हो जाएगा। ऐसे करके 3 लेयर में हम लोग पूरे सॉइल को भर देंगे। The inside of the shrinkage dish is coated with a thin layer of Vaseline. A volume of wet soil of about 1/3 the volume of dish. 1/3 के आसपास अंदाज में वॉल्यूम को यहाँ रखना है और उसको in its center and the soil is caused to flow to the edges by tapping it gently. मतलब हमको धीरे धीरे टैप करना है ताकि ये सॉइल जो है ये चारों तरफ पहुँच करके बिल्कुल स्ट्रेट आपको लेयर में आ जाए। The dish is gradually filled in 3 layers. 3 लेयर में इस डिश को क्या करना है, आपको भर देना है। अब आपको अगला स्टेप समझ में आ रहा होगा कि जब आप इसको भर दिए तो आप इसको ओवन ड्राई कराने वाले होंगे। द एक्सेस ऑफ सॉइल इज स्ट्रक ऑफ, एक्स्ट्रा सॉइल को निकाल देते हैं विथ स्ट्रेट एज एंड ऑल सॉइल्स एडहेरिंग टू द आउटसाइड ऑफ द डिश इज वाइप्ड ऑफ। इस कंटेनर के बाहर में अगर कोई मिट्टी लगा है तो उसको पोंछ दिए, एक्स्ट्रा जो यहाँ पे अगर कुछ ऐसे आ गया था तो उसको एक स्ट्रेट एज लेकर के हम लोग उसको क्या किए, एक्स्ट्रा को निकाल दिए। द डिश फिल्ड विथ सॉइल इज इमीडिएटली वेट, इमीडिएटली उसका क्या किया, हम लोग वेट निकाल दिए ताकि हम लोगों को एक वेट पता चल जाए, क्योंकि उसमें पानी भी मिलाए हुए है ना, तो पानी के साथ वाला हम लोगों को पहला वेट मिल गया। मतलब मॉइस्ट सॉइल, वेट सॉइल का हम लोगों को वेट मिल गया W1। अब एक V1 मिल चुका है कंटेनर का वॉल्यूम, एक W1 मिल गया मॉइस्ट सॉइल का वेट। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग द वेट ऑफ एम्प्टी डिश, एम्प्टी डिश को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल आ जाएगा। द डिश इज देन प्लेस्ड इन द ओवन। अब हम उसको ओवन में रखेंगे और उसको सुखाएंगे ताकि हम लोगों का ये वाला सैंपल बने। द सॉइल पैट विल हैव वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज ऑन ड्राइंग एज शोन इन फिगर, जैसा हम फिगर में दिखाए हैं वैसा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होगा। दस द वेट WD ऑफ द ड्राई सॉइल इज फाउंड। अब ये WD जो वेट है ये तो आपको मिल गया क्योंकि सॉइल ड्राई हुआ है, तो आपको ड्राई वेट भी पता चल गया। अब उसका वॉल्यूम पता नहीं चल पा रहा है कि कितना श्रिंक होकर के बचा कितना। पहले तो पूरा कंटेनर के जितना वॉल्यूम था, अब कितना बचा, अब वो पता लगाएंगे। नाउ टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द ड्राई सॉइल V2 द ग्लास कप इज फर्स्ट फिल्ड विथ मरकरी। ये वाला जो ग्लास कप है इसको पहले आप क्या कीजिएगा, पूरे को मरकरी से फिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप उसमें क्या कीजिएगा, सॉइल को उसमें इंसर्ट कीजिएगा। Glass cup is first filled with mercury and the excess mercury is removed by pressing the glass plate with 3 prongs firmly over the top of cup. एक ग्लास प्लेट है यहाँ पे इस तरह का, ये देखिए ग्लास प्लेट है, इसमें ये प्रॉन्ग्स ऐसे लगा हुआ है, मतलब
तीन आपको एक तरह से आप कह सकते हैं सपोर्ट जो है वो बाहर निकला हुआ है, और वो क्या करता है कि इस सॉइल को अंदर प्रेस करवाता है। जैसे ही आप इसको ऊपर से प्रेस करते हैं तो सॉइल अंदर जाता है, और यहाँ पे जितना भी मरकरी एक्स्ट्रा है वो सब यहाँ से ऐसे निकल निकल करके बाहर आ जाता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। Then the dry soil pad is placed on the surface of the mercury of the cup and is carefully forced down by means of glass with prongs। मतलब सेम जैसे उसी तरह से पहले पूरे को मरकरी से भर दिए, मरकरी से भर करके ये इससे दबाए ताकि एक्स्ट्रा मरकरी निकल जाए, फिर उसके अंदर सॉइल को डाले, फिर से उसको दबाए तो सॉइल अंदर गया तो मरकरी बाहर आना शुरू हुआ। जब फाइनली मरकरी बाहर गिरना बंद हो गया तो हम लोगों को पता चल गया कि इसका मतलब है कि अब पूरा स्पेस भरा हुआ है। अब जो ये बाहर मिला है जितना, अब इसको वेट करना है। द मास ऑफ द मर्करी सो डिस्प्लेस्ड, जो निकला है डिस्प्लेस हुआ है उसका मास डिवाइडेड बाई उसका डेंसिटी बता देगा कि ड्राई सॉइल वो उस वाले मर्करी का वॉल्यूम कितना है, जो अल्टीमेटली क्या होगा ड्राई वाले सॉइल का वॉल्यूम हो जाएगा। तो वीडी हम लोगों को मिल जाएगा, और उसको इस वाले फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है। आपको W1 चाहिए, आपको WD चाहिए, आपको V1 चाहिए, आपको VD चाहिए, गामा W तो पता रहता है। ये चार चीज़ अभी देखिए हम लोग यहाँ VD निकाले, VD यहाँ रखेंगे, V1 स्टार्टिंग में निकाले तो यहाँ रखेंगे। ये W1 क्या है, ये वाटर कंटेंट है। ये वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड से निकालेंगे। तो यहाँ पे ये वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड आएगा, माइनस आपका ये डिवाइडेड बाई ये WD। अब ये फॉर्मूला जो है ये श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया आपको ये जानना है, क्योंकि ये एक डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन से एक फॉर्मूला निकल करके आया है। अब वो डेरिवेशन जानना आपके लिए फ़िलहाल इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि आपको एसबीटी में कि किस तरह से ये फॉर्मूला जो है ये डिराइव करके निकाला गया। आपको पूछेगा श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट का थ्योरी एक्सप्लेन कीजिए, श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला बता दीजिए। कभी एक्सप्लेन करने के लिए ना आया है ना आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला रटना है। और कोई भी चीज़ जो आप रटने वाले होते हैं, मेमोराइज, कोई भी चीज़ जो आप रटने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग में, अगर वो एम्पेरिकल है तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर वो एम्पेरिकल नहीं है तो इसका मतलब है उसका कोई ना कोई लॉजिक है। वो लॉजिक अब आपको समझा देते हैं। आज का हम लोगों का लास्ट टॉपिक वही रहेगा, फिर हम लोगों का ये टेस्ट वाला टॉपिक भी जो है वो हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जाएंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर में, ठीक है। यहाँ देखिए यही फॉर्मूला हम आपको जो अब तक नहीं बताए थे, जब हम लोग श्रिंकेज लिमिट पढ़े थे तो हम आपको श्रिंकेज लिमिट समझा दिए थे और बोले थे कि ये चीज़ को हम आपको समझाएंगे जब हम आपको टेस्ट बता देंगे। अब आपको टेस्ट समझ में आ गया कि आपका ओवरऑल क्या हो रहा है, कि आपका एक सॉइल सैंपल है जो वेट है, उसमें आपका पानी धीरे धीरे आप डिक्रीज़ कर रहे हैं। डिक्रीज़ करते करते इस पॉइंट तक पहुँचे कि पानी ख़त्म हो गया, वो सॉइल ड्राई हो गया। जस्ट उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पानी ख़त्म हुआ, वो सॉइल ड्राई हुआ, उसको श्रिंकेज लिमिट आप बोले। और इससे कम अब आपका वाटर बचेगा नहीं, सॉइल में कोई वॉल्यूम चेंज जो होगा नहीं। मतलब है कि ये पानी घटते घटते इस स्टेज में आ गया, इसके बाद और कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला है। अब इन सब को थ्री फेज डायग्राम में नाम दे देते हैं। V1 मेरा टोटल वेट सॉइल वाला वॉल्यूम जो कंटेनर में पानी के साथ मिला के आप रखे थे। V2 जब उसमें श्रिंकेज आया तो थोड़ा सा आपका वॉल्यूम क्या हो गया, कम आ गया। अब ये जो हम जो आप डायग्राम लिए ये हम कहाँ का लिए हैं, यहाँ का हम दिखाते हैं। ये जो मेरा पॉइंट है जिसके बाद ये आगे बढ़ेगा, इस वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ तक में क्या हो रहा है कि पानी का कंटेंट इसमें कम हो रहा है, धीरे धीरे करके ये वाला वॉल्यूम कम हो रहा है। और इस पॉइंट के जस्ट बाद आपका कुछ कम नहीं हो रहा है, मतलब सारा पानी जो है वो आपका मान के चले कि हम लोगों का निकल गया है, वॉल्यूम चेंज हम लोगों का नहीं होगा। जस्ट हम लोगों का सॉइल जो है ये हम लोगों का जस्ट यहाँ पे वेट है, मतलब है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला है, इससे ज़्यादा और कम हो ही नहीं सकता है वॉल्यूम। तो इसका मतलब है कि ये वो वाटर कंटेंट है जो हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो इस जगह पे आपका ये जो पानी है, मान लीजिए हम इसको क्या दिखाएं कि एग्जैक्टली पूरा यहाँ पे पानी ख़त्म नहीं दिखाएं, पानी थोड़ा सा तो सॉइल के अंदर है ना, जिससे कि मेरा सेचुरेशन जो है वो बना हुआ है, सॉइल मेरा सेचुरेटेड है और पानी भी एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पे ये इसको लिख दीजिए इस तरह से, एक्स्ट्रा वाटर, ये एक्स्ट्रा वाटर था और यहाँ पे जस्ट सेचुरेशन का वाटर है। तो इसका मतलब है कि पानी आपका यहाँ पे कम हुआ। तो अगर हम फुल वॉल्यूम को V1 बोल रहे हैं तो ये जब मेरा सेचुरेशन वाला वॉल्यूम है उसको हम V2 बोलेंगे। तो V1 माइनस V2 मेरा क्या होगा, उतना वॉल्यूम मेरा कम हो गया। उसको अगर हम गामा W से मल्टीप्लाई कर दें वेट, यूनिट वेट ऑफ वाटर से, तो हम लोगों को क्या होगा, वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा, क्योंकि जिसके यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस वॉल्यूम को उसी का वेट मिलेगा।
तो हम लोगों को वेट ऑफ वाटर वहाँ से मिल सकता है। और इसी चीज़ को हम ड्राई के केस में दिखा दें, क्योंकि अब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है मेरा, तो हम इसी V2 को बोल सकते हैं ना कि ये मेरा ड्राई वॉल्यूम भी है, क्योंकि इसी पॉइंट पे जस्ट यहीं पे अगर हम बात करें तो हम इसको ड्राई वाले को भी अगर हम दिखाएं तो मेरा पानी की जगह पे क्या होगा, एयर रह जाएगा, वॉल्यूम तो वही रहेगा, वॉल्यूम तो श्रिंक कर नहीं रहा है ना। ये जो वॉल्यूम बोल दिए हम V2, ये V2 तो V2 ही रहेगा ना, यहाँ पे वॉल्यूम किसी भी तरह श्रिंक नहीं करेगा। आपको इन चीज़ों को यहाँ उतार करके लाना है फेज डायग्राम में, ये दोनों को एक साथ मिलाएंगे तब जाके ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा क्लियरली। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये वॉल्यूम मेरा श्रिंक नहीं कर रहा है, तो अगर हम इस पूरे जगह पे पानी को हटा के एयर डाल दें तो मेरा वॉल्यूम हमको सेम दिखाना है, सेम वॉल्यूम होना चाहिए, तभी तो श्रिंकेज लिमिट निकलेगा ना। तो ये मेरा V2 को हम VD भी बोल सकते हैं, ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। और इसी का जो सॉइल का जो वेट है उसको हम ड्राई वेट कहेंगे, जो श्रिंकेज लिमिट पे जो मेरा सॉइल का सॉलिड का वेट आ रहा है वही मेरा ड्राई वेट भी कहला जाएगा, ठीक है। अब आप आइए फॉर्मूला में, श्रिंकेज लिमिट मतलब वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट मतलब वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड, सिंपल सा फंडा है। अब वेट ऑफ वाटर कौन सा लेंगे, तो वेट ऑफ वाटर हम लोग लेंगे कि जितना हम लोगों का ये वाला वाटर है जो जस्ट आपको श्रिंकेज लिमिट पे पहुंचा दे रहा है, वो वाला पानी चाहिए। तो ये वाला टोटल वाटर माइनस ये वाला वाटर कर देंगे तो ये रिमेनिंग वाला वाटर निकल जाएगा ना। ये टोटल हाइट से ये वाला हाइट माइनस कर दीजिएगा तो रिमेनिंग वाला हाइट ये निकल जाएगा ना, बस यही करना है। W1 मेरा ये टोटल वेट है सॉइल सैंपल का, माइनस कर देंगे WS, ये वाला सॉलिड का वेट माइनस कर देंगे WS, तो मेरा क्या निकल कर के आ गया, ये वाला वेट ऑफ वाटर, ये पूरा निकल कर क्या आ गया, ये वाला वेट ऑफ वाटर, माइनस क्या करना है, ये वाला वेट ऑफ वाटर। कैसे निकालेंगे, इस वॉल्यूम चेंज को गामा W से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वॉल्यूम चेंज को गामा W से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मेरा क्या हो गया, रिमेनिंग वाटर का वेट हो गया, रिमेनिंग वाटर वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, सॉइल सॉलिड, ये है मेरा सॉइल सॉलिड। यही फॉर्मूला मेरा चेंज होकर यहाँ आ गया। अब इसी को हम अलग अलग कर देते हैं, अब ये टोटल ये माइनस ये डिवाइडेड बाय ये है, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि इसको भी डिवाइडेड बाय WS कर दिए, इसको भी डिवाइडेड बाय WS कर दिए ठीक है। अब इसी चीज़ में हम WS को क्या बोल सकते हैं, WS को हम WD भी बोल सकते हैं। हम इसको क्या किए, रिप्लेस कर दिए WD से, बाकी सब चीज़ें ये सेम है। अब ये क्या है, W1 माइनस WS, W1 माइनस WS वेट ऑफ वाटर है, डिवाइडेड बाई WD क्या है, वेट ऑफ सॉइल है। ये क्या बन गया, वाटर कंटेंट बन गया, W1 माइनस ये एज इट इज़ रह गया। यही वाला आपका वो श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला है जो आप वहाँ पे देख रहे हैं। तो ये डेरिवेशन नहीं पूछता है कभी, लेकिन क्योंकि आप अगर एग्जाम में लिखना चाहते हैं, अगर आपको पूछता है एक्सप्लेन व्हाट इज श्रिंकेज लिमिट, या फिर उसके बाद आपको और कुछ नहीं बोलता और ये 4 मार्क्स में दे देता है, तो सिर्फ श्रिंकेज लिमिट को एक्सप्लेन करना है तो कैसे कीजिएगा, ये एक्सप्लेन कीजिए, उसके बाद आप ये वाला पूरा डेरिवेशन बता दीजिए, इसमें से सारा ये चीज़ जो आप यूज़ किए ये क्या क्या ये यहाँ पे बता दीजिए। आपका 4 मार्क्स में आपको 3 साढ़े 3 मार्क्स इस तरह से मिल जाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन जनरली सिंगल नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा किसी न किसी चीज़ के साथ कंबाइन पूछेगा। हो सकता है बोलेगा एक्सप्लेन अबाउट इट्स टेस्ट, फिर 6 मार्क्स का थ्योरी कर देगा, तो फिर आपको टोटल को क्या करना है, उसको टेस्ट भी आपको साथ में बता देना है। तो टेस्ट के लिए आपको इसीलिए हम अलग अलग आपको बताए स्टेप्स कि पहले स्टेप में कंटेनर का वेट निकालेंगे, दूसरे स्टेप में फिर हम लोग सॉइल को पहले वेट लेंगे, फिर उसको श्रिंक करेंगे, फिर मरकरी को रिप्लेस करेंगे, मरकरी का वेट निकालेंगे, वही हम लोगों का निकल करके आ जाएगा मेरा श्रिंकेज लिमिट। तो हम लोग एटरबर्ग लिमिट्स के अंदर में हम लोग 3 चीज़ पढ़े, हम लोग पढ़े लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। फिर हम लोग पढ़े लास्ट क्लास में ये पढ़े, आज पढ़े लिक्विड लिमिट का टेस्ट, फिर प्लास्टिक लिमिट का टेस्ट और श्रिंकेज लिमिट का टेस्ट। इसके साथ हम लोगों का एटरबर्ग लिमिट्स का सारा कहानी खत्म हो गया। अब कल वाले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में, कि किस तरह से अलग अलग साइजेस जो हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में लास्ट वाले लेक्चर में, उसको फिर आगे जाके किस तरह से उसमें टेस्ट वगैरह होते हैं, क्या क्या उसमें आगे आपका लिक्विडिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये सब किस तरह से निकालते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ आएंगी आपकी। सॉइल का यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट क्या होता है, आपका कर्वेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों का यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। तब तक में ये नोट्स भी आपका हम फाइनल साथ साथ जो भी क्लास के बाद अपडेट होता है वो अपडेट करके फिर लास्ट वाले लेक्चर में हम आपके इस नोट्स को अपडेट कर देंगे PDF को। तो ये टोटल लगभग आपके 80-90 या 100 स्लाइड का आपका PDF बनेगा। तो इसमें आपका वो सारा थ्योरी है जो आप अभी यूनिट 2 में पढ़े हैं,
और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में। इस पीडीएफ को आपको रखे रहना है अपने एग्जाम, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे वहाँ भी आपको ये काम आएगा, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें जो एक जेई लेवल पे पूछा जा सकता है हम इसमें डाल दिए। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू।